कहानी की शुरुआत होती है मोनिका नाम की एक लड़की से, जो कि एक जॉब इंटरव्यू के लिए डेट्रॉइट आई होती है और उसने एक मोबाइल ऐप के थ्रू 2 दिनों के लिए एक घर रेंट पर लिया था। लेकिन जब वो रात के समय उस घर पर पहुंचती है तो उसे की बॉक्स में घर की चाबी नहीं मिलती और परेशान होकर वो उस एजेंट को कॉल करती है जिसके थ्रू उसने ये घर बुक किया था, लेकिन एजेंट उसका कॉल रिसीव नहीं करता। अब रात का अंधेरा, सुनसान एरिया और लगातार हो रही बारिश की वजह से मोनिका काफी नर्वस हो जाती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। तभी उसे एक विंडो के जरिए घर के अंदर लाइट जलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जरूर इस घर में कोई है। इसलिए वो घर की डोरबेल बजाती है और एक आदमी दरवाजा खोलता है। मोनिका उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ इस घर में क्या कर रहे हो, जिस पर यह आदमी हैरानी से मोनिका को देखते हुए बताता है कि उसका नाम कीथ है और उसने कुछ दिनों के लिए ये घर किराए पर लिया है। जिसे सुनकर मोनिका उसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये घर तो एयरबीएनबी की ऐप से मैंने बुक करवाया था, और वो उसे अपनी बुकिंग भी दिखाती है। और कीथ कहता है मैंने भी ये घर एक दूसरी ऐप के थ्रू बुक किया था, जिस पर मोनिका उसे अपनी बुकिंग दिखाने के लिए कहती है और कीथ अपने मोबाइल में उसे बुकिंग दिखा देता है और ये दोनों समझ जाते हैं कि गलती से 2 अलग अलग ऐप के थ्रू इस घर की डबल बुकिंग हो गई है। इसके बाद मोनिका यहाँ से जाने लगती है, लेकिन कीथ को मोनिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था और वो उससे पूछता है कि इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी, जिस पर मोनिका कहती है कि वो अपनी कार में बैठकर मोबाइल से आसपास कोई दूसरी जगह सर्च कर लेगी। और कीथ कहता है तुम ये काम आराम से घर के अंदर बैठकर भी कर सकती हो। अब क्योंकि बाहर पूरी तरह से सुनसान था और तेज बरसात भी हो रही थी, इसलिए मोनिका भी कीथ की बात मान लेती है और घर में बैठकर ही अपने लिए दूसरी जगह सर्च करने लगती है। लेकिन आज इस शहर में एक मेडिकल कन्वेंशन चल रहा था, जिसकी वजह से आसपास के सभी होटल फुली बुक्ड थे, इसलिए मोनिका को कोई जगह नहीं मिलती। अब कीथ को मोनिका के लिए और भी ज्यादा बुरा फील होने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि इस पूरी सिचुएशन में मोनिका की कोई गलती नहीं थी। इसी वजह से वो उसे पोलाइटली कहता है कि अगर तुम चाहो तो आज रात यहाँ रुक सकती हो। लेकिन कीथ और मोनिका एक दूसरे के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे और मोनिका इतनी इजीली उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो पहले यहाँ रुकने से मना कर देती है। और कीथ भी उसके डर को समझते हुए उसे अश्योर करता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से बेडरूम में सो जाना और मैं बाहर काउच पर सो जाऊंगा। ये सुनने के बाद मोनिका थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है और उसका डर थोड़ा कम होता है और फाइनली वो यहाँ रुकने के लिए मान जाती है। अब यहाँ पर कीथ मोनिका को बताता है कि रेंटल एजेंसी की तरफ से इस घर में वेलकम ड्रिंक के तौर पर एक वाइन की बोतल रखी हुई थी और वो कैजुअली मोनिका को भी ड्रिंक ऑफर करता है। लेकिन मोनिका तुरंत मना कर देती है, क्योंकि वो अभी तक कीथ के बारे में कुछ नहीं जानती थी और बिना ट्रस्ट के किसी अनजान इंसान के साथ ड्रिंक करना उसे सेफ नहीं लगता। और कीथ भी उसे फोर्स नहीं करता और खुद के लिए एक ड्रिंक बना लेता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगती है और कन्वर्सेशन के दौरान कीथ का बिहेवियर काफी नॉर्मल और जेन्युइन लग रहा था, जिससे मोनिका का ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। और थोड़ी देर कीथ से बात करके मोनिका को यकीन हो जाता है कि वो एक अच्छा इंसान है और फिर वो भी उसके साथ ड्रिंक ज्वाइन कर लेती है और फिर ये दोनों मिलकर वाइन की पूरी बोतल ही खत्म कर देते हैं। इसके बाद मोनिका बेडरूम में सोने चली जाती है और कीथ बाहर काउच पर ही सो जाता है। और आधी रात के समय मोनिका के बेडरूम का दरवाजा अचानक अपने आप ही खुल जाता है, जिसकी आवाज सुनकर मोनिका तुरंत जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद कीथ कमरे में आया होगा, लेकिन वो देखती है वो तो अपने काउच पर ही सो रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डर जाती है और कीथ को भी जगा देती है। और कीथ उसे समझाते हुए कहता है कि शायद तुम शराब के नशे में दरवाजा बंद करना ही भूल गई होगी। और इसके बाद मोनिका फिर से अपने रूम में जाकर सो जाती है। अब अगली सुबह मोनिका अपने जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाती है और जब वो घर से निकलने लगती है तो उसे कीथ का लिखा हुआ एक नोट मिलता है, जिस पर उसने ये लिखा था कि उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है और वो शाम को घर लौटेगा। जिसे पढ़कर मोनिका मुस्कुराने लगती है और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि शायद मोनिका कीथ को पसंद करने लगी थी। इसके बाद जब मोनिका घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि ये जगह पूरी तरह से उजाड़ और वीरान है और आसपास के सभी घर टूटी फूटी हालत में हैं, जिसे देखकर मोनिका को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। खैर इसके बाद मोनिका इंटरव्यू के लिए चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात कैथरीन से होती है। कैथरीन एक फिल्म प्रोड्यूसर होती है और मोनिका को उसके अंडर ही काम करना होगा। इंटरव्यू के बाद कैथरीन मोनिका से पूछती है कि वो कहाँ पर रुकी हुई है, जिस पर मोनिका बताती है कि उसने ब्राइडमोर नाम की जगह पर एक घर किराए पर लिया है। जिसे सुनकर कैथरीन थोड़ा परेशान हो जाती है और वो मोनिका को समझाते हुए कहती है कि वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हें रुकने के लिए जल्दी से जल्दी कोई दूसरी जगह देख लेनी चाहिए। इसके बाद मोनिका घर वापस आ जाती है और कैथरीन की बातों के बाद उसे भी ये जगह थोड़ी अजीब लगने लगती है।
और जब मोनिका घर के बाहर खड़ी होकर आसपास के घरों को देख रही थी, तभी एक आदमी चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागने लगता है और वो आदमी मोनिका को इस घर से दूर रहने के लिए बोल रहा था। और मोनिका डरते हुए भागकर अपने घर में चली जाती है और 911 पर कॉल करके इस आदमी की शिकायत कर देती है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट उसे कहता है कि सालों से इस जगह पर कोई नहीं रहता, जिसकी वजह से आसपास पुलिस की कोई भी यूनिट नहीं है। थोड़ी देर बाद मोनिका खुद को संभालती है और वॉशरूम चली जाती है, लेकिन जब वो बाथरूम यूज करती है तो वो देखती है कि वहाँ टॉयलेट पेपर ही नहीं है। इसलिए वो टॉयलेट रोल ढूंढते हुए मजबूरन घर की बेसमेंट में चली जाती है। और जैसे ही मोनिका बेसमेंट में एंटर करती है, अचानक से उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। घबराहट में वो तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलता। असल में इस दरवाजे का लॉक खराब होता है, जो कि सिर्फ बाहर से ही खुलता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इस घर की चाबी भी मोनिका के पास थी और उसका मोबाइल भी ऊपर रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो ना तो मदद के लिए कीथ को कॉल कर सकती थी और ना ही कीथ घर के अंदर आ सकता था। अब मोनिका बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और तभी उसका ध्यान एक रस्सी पर पड़ता है, जो कि एक होल के थ्रू दीवार के अंदर जा रही थी। और जब वो उस रस्सी को खींचती है, तभी बेसमेंट में एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है। और क्यूरियोसिटी की वजह से वो उस दरवाजे के अंदर चली जाती है, जहां उसे एक सीक्रेट कमरा मिलता है, जिसमें एक बेड, एक वीडियो कैमरा और एक बकेट रखी हुई थी, जिस पर खून लगा हुआ था। और ये सब देखकर मोनिका घबरा जाती है और भागते हुए उस सीक्रेट रूम से बाहर आ जाती है और इस बेसमेंट से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसका ध्यान एक विंडो पर पड़ता है और वो उस विंडो के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस विंडो का दरवाजा पूरी तरह से जाम हो चुका था, इसलिए वो पूरा जोर लगाकर भी दरवाजे को खोल नहीं पा रही थी। तभी कीथ भी घर वापस आ जाता है और डोरबेल बजाने लगता है और मोनिका भी विंडो में से उसे देख लेती है और आवाज लगाने लगती है, जिसे सुनकर कीथ भी उसे देख लेता है। और फिर ये दोनों मिलकर विंडो को खोल लेते हैं और मोनिका बेसमेंट से बाहर आ जाती है। अब मोनिका इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगती है। लेकिन कीथ को लग रहा था कि मोनिका बेवजह ही डर रही है, इसलिए वो खुद ही बेसमेंट में देखने चला जाता है और वो जाने से पहले मोनिका को उसका इंतजार करने के लिए कहता है। लेकिन जब कीथ बेसमेंट से वापस नहीं आता तो मोनिका को उसकी चिंता होने लगती है और वो ना चाहते हुए भी फिर से बेसमेंट में चली जाती है। और इस बार दरवाजे को बंद होने से रोकने के लिए वो दरवाजे के सामने एक चेयर रख देती है। अब बेसमेंट में कीथ को ढूंढते हुए उसे सीक्रेट दरवाजे के अंदर एक और सीक्रेट दरवाजा मिलता है और इस दरवाजे के अंदर एक और बेसमेंट होती है, यानी बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट। और कीथ को ढूंढने के लिए मोनिका इस बेसमेंट में चली जाती है और ये बेसमेंट एक टनल के जैसी थी, जहाँ पर मोनिका को कुछ केजेस भी रखे हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। तभी उसे अंधेरे में से कीथ के चिल्लाने की आवाज आती है। वो मोनिका को मदद के लिए बुला रहा था और मोनिका भी टनल के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे कीथ मिल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। मोनिका जल्दी से उसे यहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन तभी कीथ के पीछे से एक मॉन्स्टर जैसी औरत आती है और उसका सर दीवार में पटक पटक कर उसे खत्म कर देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एजे नाम के एक एक्टर को देखते हैं, जो कि अपनी कार से कहीं पर जा रहा था। तभी उसे उसकी टीम का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसकी को एक्ट्रेस मेगन ने उस पर सेक्सुअल असोल्ट का केस कर दिया है, जिसकी वजह से उसे शो से निकाला जा रहा है। और ये सुनकर एजे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब एजे कुछ भी करके मेगन से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपने फाइनेंस मैनेजर से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे 2 केस फाइट करने हैं। एक तो वो केस जो मेगन ने उस पर किया था और दूसरा केस डिफेमेशन का, जो एजे मेगन पर करने वाला है। और इसके लिए उसे $1,40,000 की जरूरत है, जिस पर मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे है ही नहीं, इसलिए अब एजे को ये केस लड़ने के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी होगी। इसके बाद एजे अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए डेट्रॉइट आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस घर में कीथ और मोनिका रुके हुए थे वो घर असल में एजे का ही था। खैर, जब एजे घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कीथ और मोनिका का सामान मिलता है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और उस एजेंसी को कॉल करता है जो उसके घर को रेंट आउट किया करती थी। और वो उनसे पूछता है कि क्या फिलहाल मेरा घर किसी को रेंट पर दिया हुआ है, जिस पर एजेंसी वाले बताते हैं कि ये घर 1 सप्ताह पहले 2 दिनों के लिए रेंट पर दिया गया था, लेकिन आज की डेट में ये घर रेंटेड नहीं है। जिसे सुनकर एजे का कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है
तभी उसका ध्यान बेसमेंट के दरवाजे पर रखी चेयर पर पड़ता है और उसे लगता है कि जो भी आदमी यहाँ पर है वो जरूर बेसमेंट में छुपा होगा। इसलिए वो बेसमेंट में देखने चला जाता है और बेसमेंट में उसे भी वो रस्सी दिखाई देती है जिसे खींचने से सीक्रेट दरवाजा खुलता था और एजे भी उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है, जहाँ उसे भी वो रूम मिलता है जिसमें बेड वगैरह रखा हुआ था, जिसे देखकर एजे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि बेसमेंट में सीक्रेट रूम मिलने की वजह से अब उसके घर का कारपेट एरिया और भी ज्यादा बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से उसे इस घर की और भी अच्छी कीमत मिल जाएगी। इसलिए वो भागकर ऊपर जाता है और एक मेजरिंग टेप से बेसमेंट की मेजरमेंट करने लगता है, लेकिन इस बार वो बेसमेंट के दरवाजे के सामने से चेयर हटा देता है, जिसकी वजह से ये दरवाजा लॉक हो जाता है। खैर अब बेसमेंट की मेजरमेंट करते समय उसे वो दूसरा सीक्रेट दरवाजा भी मिल जाता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और मेजरमेंट करने के लिए दूसरी बेसमेंट में भी चला जाता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर लेडी उसे पकड़ लेती है और उसे एक गड्ढे के अंदर डालकर दरवाजा बंद कर देती है। और मोनिका भी पहले से इसी गड्ढे में थी, यानी इस औरत ने उसे मारा नहीं था। खैर इसके बाद हमें 50 साल पहले का समय दिखाया जाता है और इस समय ये जगह पूरी तरह से आबाद थी और यहाँ पर हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक स्टोर में जाकर बेबी डिलीवरी का सामान खरीदता है और वापस आते समय वो अपनी कार से एक लेडी का पीछा करने लगता है और जब ये लेडी अपने घर चली जाती है तो फ्रैंक भी प्लम्बर के कपड़े डालकर सर्विस के बहाने उसके घर में चला जाता है और उसके बाथरूम की विंडो को किसी पर्पज के लिए अनलॉक कर देता है। इसके बाद फ्रैंक अपने घर वापस आ जाता है और ये वही घर होता है जिसमें फिलहाल एजे और मोनिका फंसे हुए हैं। खैर फ्रैंक बेबी डिलीवरी का सामान लेकर घर की बेसमेंट में जाता है, जहां से हमें बहुत सारी लेडीज की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम फिर से एजे और मोनिका को देखते हैं जो कि अभी भी उस गड्ढे में फंसे हुए थे। तभी यहाँ पर वो लेडी आती है और ऊपर से एक फीडिंग बोतल डालकर उसे पीने के लिए कहती है, जिस पर मोनिका एजे को समझाती है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे इस लेडी का बेबी बनने का नाटक करना होगा और उसके लिए उसे ये दूध पीना होगा। लेकिन एजे ऐसा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये लेडी गड्ढे में आ जाती है और वो पहले तो मोनिका को अपनी बेबी की तरह ट्रीट करती है और फिर एजे को दूध पीने के लिए फोर्स करने लगती है, लेकिन एजे दूध नहीं पीता और डर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से ये लेडी उसे पकड़ कर एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर एक टीवी रखा हुआ था जिसमें लगातार एक बेबी केयर का शो चल रहा था और ये लेडी एजे को ये शो देखकर ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती है। असल में ये लेडी एजे को अपना बच्चा समझ रही थी और उसे लग रहा था कि वो डरा हुआ है, इसलिए वो बेबी केयर शो देखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। खैर एजे को ले जाते समय गड्ढे का दरवाजा खुला रह गया था और मोनिका मौका देखकर उस गड्ढे से बाहर आ जाती है और जान बचाकर भागने लगती है और उसकी भागने की आवाज सुनकर ये मॉन्स्टर लेडी उसका पीछा करने लगती है और मोनिका भागते हुए घर की मेन बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन चेयर हटने की वजह से बेसमेंट का दरवाजा लॉक हो चुका था और मोनिका अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट की विंडो को तोड़कर बाहर निकलने लगती है और तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जो पहले मोनिका को इस घर में जाने से रोक रहा था और इस आदमी की मदद से मोनिका फाइनली घर से बाहर आ जाती है। ये आदमी अपना नाम आंद्रे बताता है और मोनिका उसे बताती है कि एजे नाम का एक आदमी अभी भी इस घर में फंसा हुआ है और हमें उसे बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन आंद्रे उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें फिर से इस घर में जाने की गलती नहीं करनी चाहिए, पर मोनिका एजे को बचाना चाहती थी, जिस पर आंद्रे उसे वॉर्न करते हुए कहता है कि तुम्हें जो भी करना है दिन में ही करना, क्योंकि रात के समय ये मॉन्स्टर लेडी घर से बाहर आ जाएगी। और इतना कहकर आंद्रे वहाँ से चला जाता है। खैर दूसरी तरफ एजे भी बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसे एक दीवार पर एक घंटी बंधी हुई दिखाई देती है जिस पर एक रस्सी बंधी हुई थी और इस रस्सी का पीछा करते हुए वो एक कमरे के पास पहुंचता है और ये मॉन्स्टर लेडी भी उसका पीछा कर रही थी। लेकिन जैसे ही एजे इस कमरे के दरवाजे को खोलता है ये लेडी भी डरते हुए वापस लौट जाती है, यानी इस कमरे में ऐसा कुछ है जिससे ये मॉन्स्टर लेडी भी डर रही थी। अब एजे इस कमरे में चला जाता है जहां पर हम ओल्ड फ्रैंक को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से बुढ़ा हो चुका है और अब वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। फ्रैंक एजे को टेबल की तरफ इशारा करता है और एजे को लगता है कि वो पानी मांग रहा है और वो टेबल से पानी की बोतल उसे दे देता है, लेकिन पानी पीने के बाद वो फिर से टेबल की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस बार एजे को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो टेबल को ही बेड के पास ले जाता है। तभी एजे का ध्यान एक अलमीरा पर पड़ता है जिसमें काफी सारी वीडियो कैसेट रखी हुई थी
और इन कैसेट पर अलग अलग लेडीज का नाम लिखा हुआ था। अब एजे उनमें से एक टेप को प्ले करता है जिसमें वो देखता है कि फ्रैंक एक लेडी को मोलेस्ट कर रहा था और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि फ्रैंक लेडीज को किडनैप करके इस बेसमेंट में लाया करता था और उन्हें कैमरे वाले कमरे में बंद करके मोलेस्ट किया करता था और उनका रेप करके उन्हें प्रेग्नेंट किया करता था और इसी वजह से उसकी बेसमेंट से लेडीज की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। खैर, इस टेप को देखकर एजे को फ्रैंक पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाता फ्रैंक टेबल के ड्रॉर से एक गन निकालकर खुद को खत्म कर लेता है और फिर एजे उसकी गन उठाकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका घर की विंडो तोड़कर घर के अंदर आ जाती है और अपनी कार की चाबी उठाकर निकल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कार लेकर यहाँ से निकल पाती, ये मॉन्स्टर लेडी उसका पीछा करते हुए घर से बाहर आ जाती है और मोनिका उसे अपनी कार से उड़ा देती है, जिसकी वजह से ये लेडी बेहोश हो जाती है। अब मोनिका एजे को बचाने के लिए फिर से बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन एजे अंधेरे में मोनिका को मॉन्स्टर लेडी समझकर गोली मार देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो मोनिका थी तो वो उसे संभालता है और घर से बाहर ले आता है और मोनिका नोटिस करती है कि मॉन्स्टर लेडी भी होश में आकर वहां से जा चुकी थी और फिर ये दोनों यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और तभी इन्हें आंद्रे मिलता है जो इन दोनों को अपने पास छुपा लेता है। अब यहाँ पर मोनिका आंद्रे से उस लेडी के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि ये लेडी इसी घर में पैदा हुई थी और पिछले 40 सालों से यहीं पर रह रही है। असल में फ्रैंक यहाँ पर लेडीज को कैद करके उनके साथ फोर्सफुली गलत काम किया करता था और उन लेडीज से जो बेटियां पैदा होती थी फ्रैंक उनके साथ भी गलत काम करके उनसे भी बच्चे पैदा करवाता था और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती थी, जिसकी वजह से जेनेटिकली डिफॉर्म बच्चे पैदा होने लगे और ये मॉन्स्टर लेडी भी उन्हीं बच्चों में से एक थी। यानी वो कोई मॉन्स्टर नहीं थी बल्कि वो तो खुद ही फ्रैंक की एक विक्टिम थी, जिसने पैदा होने के बाद आज तक बाहर की दुनिया ही नहीं देखी और यही वजह थी कि वो हर इंसान को अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया करती थी और इसी वजह से वो फ्रैंक के कमरे में जाने से डर रही थी। खैर, जब आंद्रे उन्हें ये सब बता रहा था तभी यहाँ पर वो लेडी आ जाती है और वो आंद्रे को खत्म कर देती है, जिसके बाद मोनिका और एजे अपनी जान बचाने के लिए एक पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं और ये लेडी भी उनका पीछा करने लगती है और एजे जब उसे शूट करने की कोशिश करने लगता है तो डर के मारे उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए मोनिका को टंकी से नीचे फेंक देता है और ये लेडी भी मोनिका को बचाने के लिए उसके पीछे ही छलांग लगा देती है, जिसकी वजह से ये दोनों नीचे जा गिरते हैं और एजे ऊपर से ही जब नीचे देखता है तो उसे लगता है कि मॉन्स्टर लेडी और मोनिका दोनों मारे जा चुके हैं, इसलिए एजे नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर लेडी की वजह से मोनिका अभी भी जिंदा है और एजे उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर लेडी भी उठ जाती है और एजे को खत्म कर देती है। इसके बाद वो लेडी मोनिका को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगती है और इशारों में मोनिका को उसे खत्म करने के लिए कहती है। अब मोनिका अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि ये लेडी कोई मॉन्स्टर नहीं है और ना ही वो बुरी इंसान है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये दुनिया इस लेडी को हमेशा ही मॉन्स्टर समझेगी और वो कभी भी इस बेसमेंट से बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए मोनिका उसे इस नरक से आजाद करने के लिए उसे शूट कर देती है, जिससे ये लेडी मारी जाती है और मोनिका रोते हुए यहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।